तो हमारी कल की यानी लास्ट क्लास जो हुई थी 2-3 दिन का गैप लग गया है, ठीक है, वो किसी कारणवश। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, हमने पढ़ लिया था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें क्या करना है, पाठ को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगले हेडिंग हमारी होगी विशिष्ट अभिक्रिया वेग, दर नियतांक या वेग नियतांक। तो पहले हेडिंग डालो, उसके बाद उसकी बातें करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इसी को कहते हैं बेटे वेग नियतांक। वेग नियतांक, इसी को कहते हैं दर नियतांक, दर नियतांक। देखो ये होता क्या है, एक नियम चलता है केमिस्ट्री में, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। उसने क्या किया, अभिक्रिया के वेग को अपने तरीके से डिफाइन किया। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम चलता है केमिस्ट्री में, उसने क्या किया, अपने हिसाब से अभिक्रिया के वेग को डिफाइन किया। तो उसने कहा क्या कि कोई भी अभिक्रिया होती है ना, चाहे कोई सी भी अभिक्रिया हो, उसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो जो अभिकारक अणु होते हैं ना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उनका जो सक्रिय द्रव्यमान होता है ना, उसके गुणनफल के समानुपात में होते हैं। अब देखो कुछ नए शब्द आ रहे हैं, जैसे सक्रिय द्रव्यमान क्या है, द्रव्य क्रियानुपाती, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या है। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में इन सब चीजों पे बातें होगी, देखा जाएगा कि दर नियतांक क्या है। बड़ा इजी टॉपिक है, तो लिखते जाओ द्रव्यानुपाती, नोट कर लो, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक अणुओं के द्रव्यमान के सक्रिय द्रव्यमान के सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। देखो पहले तो ये देखते हैं ये सक्रिय द्रव्यमान क्या है। किसी एक अभिक्रिया पे कल्पना कर लेते हैं, जैसे मानना मैंने एक अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया मान सकते हैं हम, माना अभिक्रिया कि कोई A+B दो अभिकारक है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, A+B, और ये उत्पाद में बदल रहे हैं। अब कोई पूछेगा सर आप उत्पाद क्यों लिख रहे हो, पूछ सकते हो कि आप उत्पाद ही क्यों लिख रहे हो, यहाँ कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्यों नहीं लिख रहे कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो पहली बात तो बेटे, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है, वो केवल किस पर बातें कर रहा है, अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान की बातें कर रहे हैं। तो हम उत्पादों पे जाए ही क्यों, ठीक है। अब सुनो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणु उत्पादों में नहीं बदलते एक साथ। क्यों नहीं बदलते, क्योंकि अभिक्रिया का संपन्न होना किस पर निर्भर करता है, टक्कर सिद्धांत पर। किसी अभिक्रिया का संपन्न होना बेटे किस पर निर्भर करता है, टक्कर सिद्धांत पर। अब टक्कर सिद्धांत क्या कहता है, बाकी तो देखो ये पूरा टॉपिक है, मोटी मोटी सी बातें कर लेते हैं। टक्कर सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी अभिकारक को अगर उत्पाद में बदलना है तो उन अभिकारकों के बीच में प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। यानी टक्करें भी दो प्रकार की हो सकती है, कौन सी हो सकती है, प्रभावी, और दूसरी कौन सी हो सकती है, अप्रभावी, ठीक है। अब प्रभावी टक्करें कौन सी होती है, वे टक्करें होती है जिनके परिणाम स्वरूप उत्पाद बन जाते हैं।
और अप्रभावी टकरे कौन सी होती है? वे टकरे होती है जिनके परिणाम स्वरूप उत्पाद नहीं बनते। अब सक्रिय द्रव्यमान किसको बोला जाए? ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान केवल उन अभिकारकों के द्रव्यमान को बोला जाएगा जिनके मध्य कौन सी टकरे हुई हो? प्रभावी टकरे हुई हो, क्योंकि वही तो क्या करेंगे, उत्पाद बनाएंगे। और जब अभिकारकों से उत्पाद बनेंगे तभी तो हम रेट ऑफ रिएक्शन देंगे, अभिक्रिया का वेग देंगे। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब तो है केवल उन अभिकार अणुओं का द्रव्यमान जो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? उत्पादों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये टक्कर सिद्धांत है, ये आगे एक टॉपिक है। और ये नियम है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। तो इसने क्या कहा है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के क्या होता है? समानुपात में होता है। सॉरी, सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता के गुणनफल के समानुपात में होता है। तो अभिक्रिया के वेग को किस लिखे? वेग बराबर होगा अभिकारक कौन है? ए और बी। तो ए की सांद्रता का गुणनफल, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, इनके गुणनफल के समानुपात में होता है। तो वेग होता है वो ए और बी की सांद्रता। तो ए की सांद्रता, कोष्टक किसको दर्शा रहा है? सांद्रता को। तो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, इन दोनों के गुणनफल के समानुपात में कौन होता है? अभिक्रिया का वेग होता है। तो वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, और यहां से इसको समानुपात को हटाऊं तो कोई नियतांक लेके आना पड़ेगा। तो मैं नियतांक ले आता हूं के, और ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। इतना समझ में आ गया? आगे देखो, यदि ऐसे मान ले, पहले बता देते हैं जहां के क्या है, इसकी बातें कर देते हैं। जहां के समानुपातिक नियतांक है, के क्या है? समानुपातिक नियतांक है जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक या दर नियतांक भी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये बस केवल ये बताया गया है कि के क्या है। के क्या है? वेग नियतांक है, दर नियतांक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, ठीक है, या समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहां से मिटा देता हूं, ये उतार दिया ना। अगर मैं मान लूं कि ए और बी, अगर इन दोनों की सांद्रता इकाई हो, यदि ऐसा मान लूं, यदि कि ए और बी की सांद्रता इकाई हो, यदि ए की सांद्रता बराबर बी की सांद्रता बराबर कितनी हो? एक हो, इकाई हो, तो क्या हो जाएगा? तो देखो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा R इज इक्वल टू के। ठीक है, अब एक की जगह एक, तो गुणा एक और गुणा एक। अब एक को किसी संख्या से गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया है? के। ठीक है, अब सुनो, इसको गौर से देखो। यहां से हम क्या कर सकते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा दे सकते हैं। इसको मिटा दो, उतार लिया। चलो, यहां से हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा दे सकते हैं। तो अब आती है विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा की अगर बात करें, इसको देखो, अगर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रता कितनी हो जाए? एक हो या इकाई हो, तो फिर देखो आर क्या है? अभिक्रिया का वेग है। आर क्या है? अभिक्रिया का वेग है। और के क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। के क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। तो यदि सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई हो जाती है, जिस समय सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई हो जाती है, उस समय अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? विशिष्ट
अभिक्रिया वेग होता है, और ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग की क्या हो जाएगी परिभाषा। तो लिख लेते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है बेटे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। जागता रहो जनाब। मेरी दादी किया करती कैस जाग तोड़ा की पाड्या और सुतोड़ों का पाडा। हाँ, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हुआ क्या कि जैसे कोई मान लो हॉस्पिटल वगैरह था, बस ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह था कि जागने वाला क्या होता है, सोने वाला क्या होता है। ठीक है, क्लास में जाग के रहा करो बेटे। ठीक है, हुआ क्या था कि एक बार मान लो कोई हॉस्पिटल था, उसमें 2 लेडीज की डिलीवरी हुई थी। ठीक है, और वो नाइट को हुई थी मान लो। अब हुआ क्या, एक के लड़की हुई और दूसरी के लड़का हुआ। अब हमारे समाज में क्या किया जाता है, लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। दोनों को समानता का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो उनमें से एक लेडीज सो गई और दूसरी लेडीज है वो जाग रही थी। एक लेडीज सो गई और दूसरी लेडीज जाग रही थी। तो उस समय क्या हुआ, जो सो रही थी ना उसके बच्ची हुई थी, मतलब एक की बच्ची थी और एक की क्या था, बच्चा था। तो जिसके बच्ची थी ना वो जाग रही थी, तो उसने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। यह बोला करेगा सुतोड़ा का पाडा और जागतोड़ा की पाड्या। ठीक है, हाँ, अरे जो इंतजार करते हैं ना उनको उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। देखो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रता कितनी हो इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ये तो ही बात इसकी। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो ये तो देखो कॉमन सेंस की सी बात है, R इज इक्वल टू क्या है, K है, और R का मात्रक हमें आता है, R का मात्रक हमें आता है। तो मात्रक की अगर बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की। किसका मात्रक, K का मात्रक। K का मात्रक। तो K के अगर मात्रक की हम बात करते हैं तो K का मात्रक होता क्या है, अभिक्रिया वेग का मात्रक ही किसका मात्रक हो गया है, K का मात्रक हो गया है। ठीक है, तो K का मात्रक हो गया है मोल, अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यही तो होता है ना वेग का मात्रक। अरे वेग क्या होता है, सांद्रता बटे समय होता है, सांद्रता बटे समय होता है। सांद्रता को किस में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में, तो मोल लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स सेकेंड। अब इनको दोनों को ट्रांसफर कर दो ऊपर, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां ध्यान देने की बात ये, नोट्स लगा के, कि K का मात्रक, K का मात्रक, K का मात्रक, क्लास चल रही है जाओ आप, K का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि K का मात्रक होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर
करता है। अभिक्रिया की कोटि बदलने पर, अभिक्रिया की कोटि बदलने पर के का मात्रक बदल जाता है, के का मात्रक बदल जाता है। देखो ये कोटि क्या है, वैसे तो अगली हेडिंग ही हमारी क्या होगी, कोटि होगी अभिक्रिया की, लेकिन देखो अगली हेडिंग अगर कोटि है तो हम अगली हेडिंग में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये मात्रक बदल जाता है अभिक्रिया की कोटि बदलने पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लगा लो MTS, है ना। चलो देखो मैं कुछ अभिक्रियाओं के लिए लिख देता हूं कि उनकी कोटि कितनी होती है और वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, फिर बातें करते हैं इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। इधर देखो यहां लिख रहा हूं मैं अभिक्रिया, चलो कोटि समझा ही देता हूं, नहीं तो अभी आप बोलोगे कोटि क्या होती। जैसे मान लो कि कोई भी वेग समीकरण है, जैसे R = K, ए की सांद्रता की घात n1 है और B की सांद्रता की घात n2 है, कोई वेग समीकरण। अब ये वेग समीकरण क्या ये आगे आएगी, तो किसी भी प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में जो अभिक्षार कणों की सांद्रता की घातें लगी हुई होती है ना बेटे, वो क्या होती है, कोटि होती है। जस्ट ए मिनट वेट करो आप, जस्ट अगली हेडिंग यही है, ठीक है। वेग समीकरण, और वेग समीकरण में हम किसको डिफाइन कर लेंगे, कोटि को। तो अभिक्रिया का प्रकार होगा, हम अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे कि कौन सी कोटि की है, या अभिक्रिया का प्रकार हो जाएगा, और उसके बाद में सीधा लिख लेते हैं मात्रक, और मात्रक किसका, के का। के कौन है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। अगर आपकी अभिक्रिया प्रथम वो शून्य कोटि की है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, अभिक्रिया कौन सी हो, शून्य कोटि हो, तो दर नियतांक का मात्रक यही होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मात्रक यही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि है, ये कोटि जब टॉपिक हो जाएगा तब ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। प्रथम कोटि अगर अभिक्रिया है, देखो पूरी केमिस्ट्री तो एक साथ हो नहीं सकती, तो के का मात्रक है ना, वो केवल और केवल सेकंड इनवर्स बचेगा। ये लीटर इनवर्स और मोल इनवर्स से हट जाएंगे यहाँ से। अब क्यों हटे, वो एक फॉर्मूले से होता है। अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो वो फॉर्मूला हम देखेंगे, और अगर नहीं है तो भी हम देखेंगे। एक बार के लिए जो लिमिटेड चीजें हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसा हो रहा है, उनको लिख लो। और अगर अभिक्रिया कौन सी हो, द्वितीय कोटि की है, लास्ट में बताऊंगा मैं कि ये मात्रक कैसे निकाले गए थे। अगर अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तो फिर वेग नियतांक का मात्रक होगा बेटे मोल लीटर, मोल लीटर और सेकंड, इन तीनों को लिख लिया। अब क्या करना है, ये लीटर वाला इनवर्स किस पे ले लेना है, मोल पे ले लेना है, तो मोल, और सेकंड वाला सेकंड वाले पे रहेगा, तो मात्रक हो जाएगा मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये इस प्रकार से कोटि बदलने पर वेग नियतांक के मात्रक बदल जाते हैं। अब सवाल उठता है हम ये क्यों पढ़ते हैं, वाई, हमें क्या जरूरत है इनकी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अभिक्रिया के मात्रक, यहां नोट लगा के लिख लेंगे, के का मात्रक देखकर अभिक्रिया की कोटि की पहचान की जाती है, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दर नियतांक का मात्रक 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 देखकर कोटि की पहचान कर ली जाती है।
चलो आप जाके देख लेना, बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक ऐसे ही कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित दर नियतांकों या निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि पहचानिए, और ऐसे लिखा हुआ मिल गया कि के बराबर 2.03 कुछ भी गुणा 10 की घात -4, और आगे लिखा हुआ हो मोल इनवर्स लीटर इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ऐसा आगे लिखा हुआ हो। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है गिवन, वो घर जाके चेक कर लेना। यहाँ इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है। हम इसको देख के अभिक्रिया की कोटि बता देंगे। तो बताओ ये मात्रक कौन सी कोटि का है, ये मात्रक कौन सी कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है। तो हम लिख देंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। और अगर यहीं पे मात्रक लगा हुआ होता सेकंड, ठीक है, और ये रहा सेकंड इनवर्स, तो हम क्या कहते कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो यहाँ मात्रक क्या मिल जाता, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मिल जाता। तो ये हुआ अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, किस प्रकार से दर नियतांक है वो बदल जाता है कोटि बदलने पर। दर नियतांक का वो क्या होता है, बदल जाता है कोटि बदलने पर, और किस प्रकार से उसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं, ठीक है। ये होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लास्ट में वैसे भी पूरे के पूरे पार्ट के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप थ्योरेटिकल याद कर लो इसको, और न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा तो वापस इसी टॉपिक की बात होगी, ठीक है। अदरवाइज ये बुक में है, ये गिवन है, नहीं तो मैं चेक करके बता देता हूं, सेम क्वेश्चन ही करवा देता हूं। आइए आपका इंतजार था। अरे एक ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए, ये नहीं। हाँ देखो, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि बताइए। के बराबर 2.3 गुणा 10 की घात -4। देखो एक तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां करते हैं ला 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 के दिल परदेसी हो गया। इधर देखो, अरे बस ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, गा लिया करो कभी तो आप भी। उदाहरण है एनसीईआरटी का 3.4, उदाहरण कौन सा है 3.4। इसमें लिख रखा है कि निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। के बराबर 2.3 गुणा 10 की घात -5। तो ए में क्या लिख रखा है, के बराबर 2 गुणा कितना लिख रखा है, 2.3 गुणा 2.3 गुणा 10 की घात -5, और आगे मात्रक लगा रखा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये मात्रक लगा रखा है। अब इधर देखो, ये वही तो मात्रक है ना, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, एक ही बात है। अरे काका न काको बोलो चाहे चाचो बोलो, चाहे अंकल जी बोल दो, अंग्रेज लोग तो अंकल जी बोल दे, काका न काको बोलो चाहे चाचो बोलो, काहे फर्क पड़ गो, गुणा 2 गुणा 3 लिखो चाहे 3 गुणा 2 लिखो, मात्रक वही है ये, ठीक है। तो ये किसके लिए था, द्वितीय कोटि के लिए। तो इस अभिक्रिया की कोटि कौन सी हो गई है, द्वितीय कोटि हो गई है। एक और दे रखा है इसमें के 3 गुणा 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स, के इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स। बताओ मात्रक सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स अगर मात्रक है तो सेकंड इनवर्स तो किसके लिए आता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए।
तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। आई होप कि टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत हल्का सा टॉपिक है, ठीक है, उतार लिया। ये क्वेश्चन देखो बुक में देख के इनके आंसर कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।